इस बीच सीरिया से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीरिया में तानाशाह बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद देश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही सीरियाई लोगों में तानाशाह असद के जाने की खुशी है, लेकिन सीरिया पर अब एक नया संकट है। सिर्फ ये एक नहीं बल्कि दो टेंशन्स भी हैं। असद के जाने के बाद सुन्नी बहुल राष्ट्र तुर्की सीरिया पर हुकूमत के ख्वाब देख रहा है। तुर्की ने इसके लिए सीरिया की नई अंतरिम सरकार हयात तहरीर अल शाम यानी विद्रोही गुट को साधना शुरू कर दिया है। दरअसल रविवार को दमिश्क में सीरिया के सुप्रीम लीडर अहमद अल शरा के तुर्की के विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की और ईरान तुर्की पर विद्रोही गुटों को हथियारों की सप्लाई करने और असद सरकार का तख्ता पलट करने में मदद का आरोप पहले ही लगा चुका है। दरअसल इजराइल भी सीरिया के लगभग एक प्रांत पर कब्जा ही कर चुका है। असद के रूस भाग जाने के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया पर 800 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। तो वहीं तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने रविवार को दमिश्क में सीरिया के वास्तविक नेता अहमद अल शरा अबू मोहम्मद अल गोलानी से मुलाकात की। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। मंत्रालय द्वारा साझा की गई तस्वीरों और फुटेज में फिदान और शरा को एक भीड़ भरे प्रतिनिधिमंडल के सामने चलते हुए दिखाया गया। शरा इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता हैं। उन्होंने 2 सप्ताह पहले बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के लिए अभियान भी चलाया था और महज 11 दिन के युद्ध में असद सरकार की हार हुई और रूसी सेना की मदद से असद परिवार समेत वो देश से छोड़कर दूसरी जगह भागने में कामयाब रहा और बशर अल असद अपने पूरे परिवार के साथ ये इस वक्त रूस में मौजूद है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वहीं तुर्की अब सीरिया से नजदीकियां बढ़ाने में जुटा हुआ है, जो इजराइल के लिए भी काफी घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की सीरिया के नए प्रशासन को नई संरचना देने और नए संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि फिदान इस नई संरचना पर चर्चा के लिए दमिश्क पहुंचे। तुर्की की MIT खुफिया एजेंसी के प्रमुख इब्राहिम कालिन ने भी असद के पतन के 4 दिन बाद 12 दिसंबर को दमिश्क का दौरा किया था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंकारा ने कई साल तक असद को हटाने के लिए विद्रोहियों का समर्थन भी किया था। 13 साल के गृह युद्ध के बाद असद परिवार के क्रूर 5 दशक के शासन का अंत का स्वागत किया था। तुर्की लाखों सीरियाई प्रवासियों की भी मेजबानी करता है और उसे अब उम्मीद यह है कि असद शासन के पतन के बाद तुर्की में रह रहे लाखों सीरियाई अब घर लौटना शुरू कर देंगे। दरअसल तुर्की ने सीरिया के पुनर्निर्माण में मदद करने के अपने प्रस्ताव को पूरी तरह से पुख्ता रखा है और यूं कहें कि उसकी कसम ही खाली है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी इजराइल में भी बेचैनी है और इसलिए सीरिया में इस्लामिक संगठन की सत्ता पर कब्जे के और तुर्की से नजदीकियों के बाद इजराइल की नींद उड़ना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब से बशर अल असद शासन का अंत हुआ इजरायली सेना ने सीरिया को दहलाना शुरू कर दिया ताकि उनकी पकड़ मजबूत रहे। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ये बयान देकर हमलों को सही भी ठहरा दिया कि वो सीरिया से लगती इजरायली सीमावर्ती इलाकों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने बयान में गोलान हाइट्स पर भी इजरायली बस्तियों को दोगुना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में गोलान हाइट्स पर अपनी बस्तियों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना का सीरिया के एक प्रांत पर कब्जा हो गया है। असद शासन की समाप्ति के बाद सीरिया में फैली अराजकता का इजराइल भी जमकर फायदा उठा रहा है, लेकिन इस फायदे में कहीं नुकसान तो नहीं छिपा हुआ। अब ये नुकसान इजराइल सहन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो तुर्की की इजराइल से नजदीकियां हैं, ये नजदीकियां इजराइल के लक्ष्य को काफी दूर कर सकती है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की चौकी का दौरा किया और चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह मौजूदा युद्ध विराम समझौते के तहत लितानी नदी के पार पीछे हटने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 27 नवंबर से प्रभावी ये संघर्ष विराम समझौता हिजबुल्लाह से मांग करता है कि वो अपने लड़ाकों और हथियारों को
लितानी नदी के उत्तर में ले जाए और इजरायली सैनिकों को 60 दिन के भीतर ब्लू लाइन के दक्षिण से पूरी तरह बाहर निकाल दे। इसके अलावा लेबनानी सेना ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कार्ड्स ने रविवार को उस चौकी का दौरा किया जो लेबनान के मारून अल रास और यारुन गांवों को देखती है। इस यात्रा का उद्देश्य युद्ध विराम समझौते के अगले चरणों से पहले सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करना था। कार्ड्स ने बयान में चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की कोशिश की तो हम उसे सख्त जवाब देंगे। दरअसल उन्होंने क्षेत्र में हिजबुल्लाह को अपने सैन्य ढांचों को फिर से बनाने से रोकने के लिए इजराइल के मजबूत इरादे पर जोर दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि यह उत्तरी इजराइल के समुदायों के लिए खतरा बन सकता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करने और युद्ध विराम समझौते के अगले चरणों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इजराइल और लेबनान के बीच सीमा पर नाजुक शांति बनी हुई है, क्योंकि युद्ध विराम समझौते ने इजरायली बलों और हिजबुल्लाह के बीच 14 महीने की लड़ाई को समाप्त कर दिया है। हालांकि इजरायली सेना का यह कहना है कि उन्होंने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाले हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए लेबनान में कुछ छोटे हमले किए हैं। इस बीच जानकारी मिल रही कि बार बार हिजबुल्लाह होने वाले इजरायली हमलों के जवाब में एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करने की तैयारी में था और यह किया गया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौता 27 नवंबर से लागू हुआ, जिससे 8 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए संघर्ष का अंत हो गया। समझौते में कहा गया कि इजराइल 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हट जाएगा और लेबनानी सेना को लितानी नदी के दक्षिण में तैनात किया जाएगा ताकि वो वहां हथियारों और आतंकवादियों की किसी भी मौजूदगी को रोक सके। और इस समझौते में फ्रांस, यूनिफिल बलों और लेबनानी और इजरायली सेनाओं की भागीदारी के साथ अमेरिका की अध्यक्षता में एक तंत्र भी स्थापित किया गया है जो समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। हालांकि इस बीच एक जानकारी और ये मिली कि इजराइल ने रविवार को गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में मौजूद आंशिक रूप से काम कर रहे आखिरी अस्पतालों में से एक को बंद करने और खाली करने का आदेश दे दिया और 1 घंटे के अंदर ही इस अस्पताल पर हमला भी कर दिया गया और कई मरीजों के इस दौरान अस्पताल में इलाज भी चल रहे थे। ऐसे में मजबूरन उन्हें अस्पताल खाली करना पड़ा और अस्पताल पर बिना किसी वार्निंग के हमला भी कर दिया गया। आईसीयू को निशाना बनाया गया और अचानक हमले से ये समझ नहीं आया कि आखिर क्या अस्पताल में किस जगह भागें, किस जगह बचें, ऐसा वहां के चश्मदीदों का कहना है और वहां मौजूद लोगों का ऐसा कहना है। दरअसल उनका यह भी कहना है कि हमें अचानक जानकारी दी गई कि अस्पताल को 1 घंटे के अंदर खाली किया जाए। हम नॉर्थ गाजा में केवल एकमात्र अस्पताल है जो सर्विस दे रहे हैं। दरअसल ये सफिया अस्पताल की बात बताई जा रही है, जहां पर अस्पताल पर हमले के बाद अब लोगों के मन में भी आक्रोश इस बात को लेकर और बढ़ गया है।